अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद स्कॉलर फार्मेसी पे आप सबका स्वागत है। सोशल फार्मेसी का 2021-22 में जो पेपर आया हुआ था, हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट ए पे पहली वीडियो बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप लोग देख सकते हैं। पार्ट बी को आज सॉल्व करते हैं। पार्ट बी का पहला क्वेश्चन, गिव अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पे शॉर्ट नोट लिखना है। सो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल शॉर्ट फॉर्म MDG, जो कि यूनाइटेड नेशन द्वारा 2000 में ये लॉन्च किया गया था। इसमें वर्ल्ड के जो मेजर इश्यूज़ थे सोशली और इकोनॉमिकली, उसमें से 8 को टारगेट किया गया और उसको कैसे इम्प्रूव करना है, मीन्स कि लोगों की लाइफ को, जो वर्ल्ड वाइड हैं उनकी लाइफ को कैसे इम्प्रूव करना है और जो इश्यूज़ हैं उनको कैसे एडिकेट करना है, इसका एक टारगेट सेट किया गया और उसमें से 8 को निर्धारित किया गया। 2015 तक इसको सेट किया गया कि हमें इसको कैसे भी करके लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करना है, साथ साथ जो भी मसले हैं उसको हल करने हैं। पहला जो पॉइंट है उसमें उस गोल का, एरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं और जो भूखमरी का शिकार हैं, इन सारी चीज़ों को कैसे हम एरेडिकेट कर सकते हैं, पहला जो फोकस किया गया वो आपका इसी पे फोकस किया गया। दूसरा आपका पॉइंट है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। तो बच्चों में जो प्राथमिक शिक्षा होती है, दूसरा गोल सेट हुआ, यही हुआ कि जो भी बच्चा हो, ना उसका जेंडर देखा जाएगा, ना ही उसकी कास्ट देखी जाएगी, ना ही रिलीजन देखा जाएगा, प्राथमिक शिक्षा उसको उपलब्ध कराई जाएगी। तीसरा पॉइंट है प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। जेंडर इक्वालिटी पे काम किया जाएगा, साथ साथ वुमेन को और एम्पावर किया जाएगा। थर्ड जो गोल सेट किया गया हमारा यही था कि जेंडर जो डिस्पैरिटीज़ थी उसको कैसे हमें एलिमिनेट करना है थ्रू द एजुकेशन, और वुमेन को कैसे हमें एम्पावर बनाना है, उनके राइट्स को कैसे प्रमोट करना है, इसके बारे में एक गोल सेट किया गया। चौथा पॉइंट, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टिलिटी। बच्चों में जो अंडर 5 एज हैं, 5 साल से कम की उम्र में के जो बच्चे हैं, उनकी लाइफ को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उनकी जो डेथ रेट है उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, कैसे कम किया जाए, जैसे कि उन तक हेल्थ सर्विस आसानी से पहुँचे, वैक्सीनेशन प्रोग्राम रन किया जाए, और भी जितनी भी चीज़ें हैं कैसे हम ओवरऑल मिला के उनकी डेथ रेट को कम कर सकें। पांचवा पॉइंट है इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। तो जो मैटरनिटी मोर्टिलिटी होती है, मैटरनल मोर्टिलिटी, उसको कैसे कम किया जाए, पांचवा जो गोल सेट किया गया आपका यही सेट किया गया। तो क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी माएँ डेथ कर जाती थी, तो उसको कैसे रिड्यूस करना है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी उनकी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करना है, इन सब पे काम होना था। छठा पॉइंट, कम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीज़। तो इन सारी डिजीज़, HIV हो गया, एड्स, मलेरिया है, और भी जो डिजीज़ें हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, उनसे कैसे लड़ना है, कैसे उसके इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, रोकना है, स्प्रेड होने से रोकना है, उसको कैसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, उसके इम्पैक्ट को कैसे रिड्यूस करना है, इसका भी एक गोल सेट किया गया। सातवां, इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ये बहुत अहम इशू था कि जिस भी इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं वहाँ पे हमें प्रॉपर और सेफ़ वाटर मिल सके पीने के लिए, सैनिटाइजेशन हो, जो हमारा एनर्जी सोर्स हो वो आसानी से चेंजेबल हो, और इस पे काम करना था। तो इस पे भी एक गोल सेट किया गया। आठवां पॉइंट है डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। तो जाहिर बात है, जब कोई टारगेट सेट किया जाता है, कोई गोल सेट किया जाता है, तो उसमें सबके सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए आठवां जो टारगेट रखा गया वो ग्लोबली सारी कंट्रीज़ इकट्ठा होके जो भी दिक्कतें हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड दिक्कतें थी और इसको एलिमिनेट करना है, तो सारी कंट्रीज़ को साथ में आना आवश्यक है। तो ये सेट किया गया कि हम कैसे क्या प्रोग्राम ऐसा रन कराएं जिसमें सारे देश इकट्ठा होके और उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए अपना योगदान दें। लाइक अभी कहीं पे भी आपदा वगैरह आती है तो कई कंट्री अपना
रिलीफ फंड देती हैं, जिस हिसाब से वो सहायता प्रदान कर सकती हैं वो अपना देती हैं। तो 8वां गोल इसी पे। क्वेश्चन 2, राइट शॉर्ट नोट ऑन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर चिल्ड्रेन इन इंडिया। इंडिया में जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है उस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। आपको पता है कि जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो डिज़ाइन किया गया था बच्चों के लिए, उनको उनकी मोटिलिटी रेट को कम करने के लिए, और जो भी बीमारियां से वो ग्रसित हो जाते थे उनकी बीमारियों से, ताकि वो लड़ सकें, इम्यून सिस्टम उनका मजबूत हो सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोलैबोरेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को इस्टेब्लिश करती है, जिसे हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। इसमें हर बच्चा जब पैदा होता है तब से लेके कुछ हफ्ते या कुछ महीने या कुछ साल तक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ये चलता रहता है। एग्जाम्पल तौर पे पहला जो पॉइंट हम देख लेते हैं शेड्यूल का, बर्थ के दौरान क्या होता है। एट बर्थ, जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम ये पहली डोज दी जाती है बच्चे को, BCG शॉर्ट फॉर्म में, फुल फॉर्म में बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है किससे, ट्यूबरकुलोसिस से। वहीं पे फर्स्ट डोज दी जाती है ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV शॉर्ट फॉर्म है, ये पोलियो से बचाने का काम करता है। ऐसे ही जब बच्चा 6 वीक का हो जाता है तो वो पहली डोज पेंटावेलेंट वैक्सीन की लेता है, जिसमें कम्बिनेशन होती है डिफरेंट टाइप की वैक्सीन की। एग्जांपल के तौर पे डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ये 5 टाइप की वैक्सीन का एक कम्बिनेशन होता है जो कि बच्चों को दिया जाता है। और दूसरी जो दी जाती है फर्स्ट डोज होती है ओरल रोटा वायरस वैक्सीन, RVV शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है। इसको जो इस्तेमाल करते हैं वो डायरिया में दिया जाता है, क्योंकि रोटा वायरस से ये डायरिया ऑकर होता है। तो 6 वीक का जब होता है तो ये 2 टाइप की वैक्सीन उसको लगाई जाती है, दी जाती है। बच्चा जब 10 वीक का होता है तो उस टाइम बच्चे को सेकंड डोज दी जाती है पेंटावेलेंट वैक्सीन, जिसमें 5 वैक्सीन का कम्बिनेशन था। और पोलियो ड्रॉप दी जाती है, OPV शॉर्ट फॉर्म, सेकंड डोज उसकी भी दी जाती है। और सेकंड डोज RVV जो आपका रेटो वायरस था वैक्सीन थी उसको भी दिया जाता है। 14 हफ्ते का जब बच्चा होता है तो वो थर्ड डोज लेता है पेंटावेलेंट वैक्सीन की, और थर्ड डोज OPV जो पोलियो ड्रॉप दी जाती है या पोलियो वैक्सीन होती है, और सेकंड डोज दी जाती है उसको RVV की। बच्चा जब 9 से 12 मंथ का होता है तो उस टाइम बच्चे को पहली डोज दी जाती है मीजल्स रूबेला वैक्सीन की, जो कि आपके मीजल्स और रूबेला से बचाने का काम करता है। ऐसे ही बच्चा 16 से 24 महीने का जब होता है तो उस दौरान ये पहली डोज उसको दी जाती है वर्सिसेला वैक्सीन की, जो कि आपको चिकन पॉक्स से बचाने का काम करती है उस बच्चे को। और पहली डोज हेपेटाइटिस A वैक्सीन दी जाती है, और थर्ड डोज OPV जो कि आपकी पोलियो वैक्सीन होती है वो दी जाती है। बच्चा जब 5 से 6 साल का होता है तो उस टाइम वो सेकंड डोज लेता है मीजल्स रूबेला वैक्सीन की, और सेकंड डोज लेता है वरीसेला वैक्सीन की। और भी डिफरेंट टाइप के आपके प्रोग्राम्स रन होते हैं, अलग अलग एज पे अलग अलग टाइप की वैक्सीन इंजेक्ट कराई जाती हैं। टाइम टू टाइम इसमें कुछ चेंजेस भी होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे क्या हैं उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। तो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे और मदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनके हेल्थ से रिलेटेड या हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पॉइंट देख लेते हैं, ऑप्टिमल न्यूट्रिशन। तो ब्रेस्ट फीडिंग को आइडियल और कंप्लीट न्यूट्रिशन का सोर्स होता है, और ब्रेस्ट मिल्क बच्चों के लिए, और ये परफेक्ट बैलेंस रखता है किस चीज़ का, जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, प्रोटीन्स हैं, फैट है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब का एक बेहतरीन परफेक्ट बैलेंस लिए रहता है, और उस बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा पॉइंट, इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ और एंजाइम्स, डिफरेंट टाइप की वाइट ब्लड सेल्स, ये सब उपस्थित होते हैं, और ये क्या काम करते हैं, बच्चे को इन्फेक्ट होने से बचाते हैं। मतलब इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता, जो सीरियस बीमारी होती हैं उससे बच्चा आसानी से बच सकता है। थर्ड पॉइंट, प्रमोट्स हेल्थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो सकती है, और उसके ब्रेन का विकास अच्छे से हो सकता है, नर्वस सिस्टम अच्छे से फंक्शन करता है। जो क्रोनिक बीमारियां होती हैं उससे बच्चा बच सकता है, ओबेसिटी वगैरह जैसी बीमारी से बच सकता है जब वो प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करे। तो बॉन्डिंग एंड इमोशनल कनेक्शन,
माँ जब बच्चे को स्तनपान कराती है तो उस टाइम माँ और बच्चे में इमोशनल बॉन्डिंग होती है, जो कि उसके स्किन के टच की वजह से ये होता है। और उससे क्या होता है कि बच्चों पे बहुत अच्छा असर पड़ता है, बच्चा अपने आप को सिक्योर फील करता है, कंफर्ट फील करता है उस माँ की गोद में। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज़। ब्रेस्ट फीडिंग का एक और फ़ायदा है कि जो आपकी क्रोनिक डिजीज़ होती है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। रीज़न हमने बताया कि एंटीबॉडीज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप के आपके एंजाइम्स होते हैं जो कि अलग अलग टाइप की बीमारी से बचाने का काम करते हैं। और ओबिसिटी के चांसेस कम हो जाते हैं। ओबिसिटी खुद ही एक तरह की बीमारी का जड़ होता है, कई बीमारियां उसकी वजह से आती हैं, जैसे डायबिटीज़ 2 है, अस्थमा है, एलर्जीज़ हैं, तो इससे बच्चा अपना बच सकता है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर में, राइट अबाउट इल इफ़ेक्ट ऑफ जंक फूड। जंक फूड के क्या नुकसानात हैं जिसकी वजह से, जंक फूड खाने की वजह से बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जंक फूड बहुत ज़्यादा अनहेल्दी इंग्रेडिएंट से मिलके बनता है। अगर हम उसे लेते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, क्योंकि उसमें हाई साल्ट्स होते हैं, एडिटिव जो होते हैं वो भी आर्टिफिशियल होते हैं, फैट्स अनहेल्दी होते हैं, शुगर रिफाइंड शुगर होता है, तो ये सब आगे चल के बहुत दिक्कतें करते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं तो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, जंक फूड जो खाता है उसमें एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, जैसे विटामिन्स है, मिनरल्स है, फाइबर है, इसकी कमी हो जाती है। और इनके कमी के चलते उसमें फर्दर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं, जैसे माल न्यूट्रिशन का वो शिकार हो सकता है। दूसरी जंक फूड खाने की बड़ी समस्या होती है कि वेट गेन हो जाता है उसमें, और वो पर्सन ओबेसिटी का भी शिकार हो जाता है, क्योंकि हमने बताया कि कैलोरीज़ हैं, हाई कैलोरीज़ होती हैं, उसमें बर्न नहीं हो पाती हैं। फ़ैट जो होता है वो भी अनहेल्दी होता है, फ़ैट शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका कंजप्शन नहीं हो पाता, और ये क्या होता है, स्टोर होना शुरू हो जाते हैं फ़ैट वगैरह, और उसके चलते ओबेसिटी आ जाती है। ओबेसिटी के चलते फिर फर्दर जो क्रोनिक डिजीज़ होती है वो ऑकर हो जाती है। अगला पॉइंट है इंक्रीज रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज़। ऑब्वियस सी बात है कि जंक फूड में जो खाते हैं उनमें क्रोनिक डिजीज़ होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। एग्जांपल तो जैसे डायबिटीज़ है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, फैटी लीवर है, इन सब के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। पुअर डाइजेस्टिव हेल्थ, जंक फूड जो खाते हैं चूँकि उसमें फाइबर की क्वांटिटी बहुत कम होती है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, इसके चलते डाइजेशन में दिक्कत आती है, कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, इसके चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। अगला जो नुकसान है जंक फूड खाने की वजह से, दिमाग पे बहुत असर आता है, और उसके चलते मेंटल रिटार्डेशन ऑकर हो सकता है, प्रॉपर ब्रेन का विकास नहीं हो सकता, ब्रेन की केमिस्ट्री डिस्टर्ब हो सकती है, मूड स्विंग होना शुरू हो जाता है, और बहुत जल्दी थकान का आना शुरू हो जाती है, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। ऐसी है डेंटल प्रॉब्लम्स, डेंटल कैरीज होने लगती है, टूथ डीके होना शुरू हो जाता है, गम की डिजीज़ होने लगती है, और एडिक्शन एंड अनहेल्दी फूड क्रेविंग, जो जंक फूड खाते हैं उनमें एक तरह का एडिक्शन आकर हो जाता है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि ब्रेन चूँकि बार बार ट्रिगर करता है कि हमें वो चीज़ चाहिए, तो उसकी क्रेविंग होती रहती है, और उसके चलते वो बार बार जंक फूड खाता रहता है और बीमारी को दावत देता रहता है। नंबर 5, डिस्क्राइब एनी 3 ड्रग फूड इंट्रैक्शन। किन्हीं 3 फूड और ड्रग या ड्रग फूड इंट्रैक्शन के बारे में लिखना है। तो ड्रग फूड इंट्रैक्शन होता क्या, पहले समझ लेते हैं। जब हम दवा खाने के साथ लेते हैं तो उस टाइम ड्रग के एब्जॉर्प्शन या मेटाबॉलिज्म पे असर पड़ता है। या तो ड्रग को फ़ायदा होता है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखाता है, या तो ड्रग को नुकसान हो जाता है, उसका असर कम हो जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल पे हम देख लेते हैं ग्रेप फ्रूट जूस एंड स्टैटिन। जब ग्रेप फ्रूट जूस के साथ अगर हम स्टैटिन ड्रग लेते हैं, स्टैटिन ड्रग जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को लेवल को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो ग्रेप फ्रूट जूस क्या करती है, स्टैटिन के मेटाबॉलिज्म में इंटरफेयर करती है। अब वो कैसे करती है, तो बता दे रहे हैं कि एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं CYP3A4 एंजाइम। ये क्या काम करता है, ग्रेप फ्रूट जूस इस एंजाइम को इनिबिट कर देता है, और यही एंजाइम होता है स्टैटिन को क्या काम करता है कि ब्रेक डाउन करता है। अब चूंकि ये एंजाइम इनिबिट हो गया तो स्टैटिन ब्रेक डाउन नहीं होता, अब उसके चलते स्टैटिन की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, और उसके चलते बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस या बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट के चांसेस हो जाते हैं। क्लियर हुआ।
ऐसी दूसरी आपकी है डेयरी प्रोडक्ट एंड एंटीबायोटिक्स। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, अगर हम दूध वाले जो पदार्थ हैं उसके साथ लेंगे तो वो भी इंटरेक्ट कर जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपकी टेट्रासाइक्लिन ड्रग होती है, ये भी एंटीबायोटिक है। फ्लोरोक्विनोलॉन्स, ये भी आपकी एंटीबायोटिक है। ये क्या काम करती है, जो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध वाले पदार्थ हैं, उसमें कैल्शियम वगैरह उपस्थित होता है, तो उसके साथ मिलकर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के चलते इसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर फिर ड्रग का नहीं हो पाता और ड्रग अपना असर दिखा नहीं पाता। इसके चलते गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में ये के रूट के थ्रू ये फिर बाहर निकल जाता है, अपना असर नहीं दिखा पाता। तीसरा इंट्रैक्शन है वारफेरिन और विटामिन के रिच फूड का। वारफेरिन एक्चुअली आपकी एंटी कोगुलेंट ड्रग होती है, जो कि ब्लड के क्लॉटिंग को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वहीं पे विटामिन के जो होता है वो आपके ब्लड की क्लॉटिंग में इसका अहम योगदान होता है। अगर हम ऐसा फूड लें जिसमें विटामिन के की मात्रा ज़्यादा हो तो ये अल्टीमेटली आपके वारफेरिन पे असर डालेगी और ब्लड के कोगुलेशन के चांसेस को हाई कर देती है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम विटामिन के रिच फूड को देखें तो उसमें आपके ऐसे वेजिटेबल्स जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, लाइक आपके स्पेनिश है, केल है, ब्रोकली है, इसमें विटामिन के की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर हम इसको लेंगे तो ये अल्टीमेटली वारफेरिन पे असर डालेगा और उसके एक्शन को कम करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन इन शॉर्ट एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। किसी तीन के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। एक एक नंबर का है। पहला है एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है? तो किसी सर्टेन पॉपुलेशन पे, स्पेसिफिक पॉपुलेशन पे और स्पेसिफिक एरिया, जियोग्राफिकल एरिया, वहाँ पे कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ का हो जाना और वो जो कि फैलने वाली बीमारी है, एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा हो, तो वो आपका एपिडेमिक कहलाता है। तो एपिडेमिक के दौरान होता क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज़ पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो जैसे किसी पर्सन को हुआ है और वो छींकता है तो उसके ड्रॉप से दूसरे पर्सन के अंदर वो इंटर कर सकता है। ऐसे ही डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से या कंटामिनेटेड फूड की वजह से, कंटामिनेटेड वाटर की वजह से और डिफरेंट टाइप के आपके वेक्टर बॉर्न डिजीज़ें होती हैं, उसकी वजह से ये बीमारी क्या होती है, फैलती है, ट्रांसमिट होती है। दूसरा पॉइंट है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन क्या होता है? तो ये सबको पता है कोरोना के टाइम में क्या हुआ था। एक्चुअली पर्सन जो एक्सपोज हुआ है, किसी दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आया जिसको उस टाइप की इन्फेक्शियस डिजीज़ हुई हो, तो इस पर्सन को अगर सिम्टम नहीं शो हो रहे हैं फिर भी इसको एक अलग रख दिया जाता है ताकि इसकी वजह से किसी और को में ये बीमारी ना फैले। कंटेजियस जो बीमारी होती है, कम्युनिकेबल जो डिजीज़ होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के कांटेक्ट के आने की वजह से होती है। अगर हम इसको क्वारंटाइन रख दें तो एक पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, जहाँ पे वायरस या बैक्टीरिया है अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाता है और उसके चलते वो बीमारी उस बंदे में होती है। तो उस टाइम पीरियड तक अगर उसको बंदे को एक अलग जगह पे रखा जाए तो वो कहलाता है आपका क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का मेन जो पर्पज़ होता है वो डिजीज़ के स्प्रेड को रोकना है। अगला है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या होता है? ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि कोई पर्सन किसी कंटेजियस पर्सन जिसमें ऑलरेडी इन्फेक्शन है उसके कांटेक्ट में तो नहीं आया है। अगर आया है तो उसको आइडेंटिफाई करके और उसको क्वारंटाइन में भेज दिया जाए ताकि वो उस चेन को ब्रेक किया जा सके, एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफ़र ना हो सके। ठीक है। अगला है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? तो माल न्यूट्रिशन में जिसमें कि जो भी पर्सन है कुछ ऐसा भोजन कर रहा हो या ना भी मिला हो, उसके चलते जो उसकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट थी, जैसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब की कमी की वजह से माल न्यूट्रिशन ऑकर होता है और उसके चलते उसके विकास पे असर पड़ता है, उस पर्टिकुलर पर्सन के विकास पे। अब ये होता क्यों है? क्योंकि वो प्रॉपर खाना नहीं ले रहा हो या उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत पुअर हो रहा हो, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा हो और रिक्वायरमेंट है जितनी उतनी उसको मिल नहीं पा रही हो, इस सब के चलते माल न्यूट्रिशन आकर होता है। मॉर्बिडिटी क्या होता है? तो मॉर्बिडिटी ये आपकी डिजीज़ से रिलेटेड चीज़ें हैं। इसमें क्या होता है कि आपका स्पेसिफिक पॉपुलेशन में उस इलनेस का, उस डिजीज़ का ऑकर हो जाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। किन्हीं तीन के कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना है। वूपिंग कफ, तो वूपिंग कफ का जो कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म है वो आपका बैक्टीरियम बेरिटेला परटूसिस। दूसरा है फाइलेरिसिस। फाइलेरिसिस की आपकी कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म है थ्रेड लाइक फाइलेरिया वॉर्म्स, क्योंकि ये स्प्रेड होती है, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ होती है, ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो के बाइट की वजह से होती है। अगला है लेप्रोसी। लेप्रोसी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म बात करते हैं, बैक्टीरियम आपका बैक्टीरिया ही होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जो कि ये अल्टीमेटली आपके स्किन या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे या म्यूकस मेम्ब्रेन पे असर डालता है। अगला है कॉलेरा। कॉलेरा का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है विब्रियो कॉलेरा। ये भी आपका क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, इसके चलते डायरिया वगैरह ऑकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए किन्हीं तीन का फुल फॉर्म लिखना है। बीसीजी, बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। एफआईपी, एफआईपी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एचआईवी, एचआईवी का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। जो सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है हमारे घरों से, इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रीज़ वगैरह से, उस सॉलिड वेस्ट को हम कैसे रिमूव करें, उसके इम्पैक्ट को कैसे मिनिमाइज़ करें। आपको पता है कि सॉलिड वेस्ट जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो इन्वायरमेंट के लिए भी नुकसानदेह होते हैं और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह होते हैं। तो इसको हम कैसे रिमूव करें, उसके लिए डिफरेंट मेथड हैं। आइए मेथड को देख लें। पहला मेथड लैंडफिल। जो वेस्ट प्रोडक्ट है आपका, उसको हम आसानी से गड्ढा खोद के और उसमें उसको दफन कर सकते हैं, और उसके चलते कुछ टाइम के बाद वो जो सॉलिड वेस्ट है वो खाद वगैरह में तब्दील हो जाता है। पर ध्यान रखते हैं इसका कि ये वाटर को कंटामिनेट ना करें, इसीलिए स्पेसिफिक एरिया का सिलेक्शन किया जाता है, उस पर्टिकुलर एरिया में लैंड फिलिंग वाली प्रोसेस की जाती है। दूसरा मेथड है आपका इंसिनरेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है हाई टेम्परेचर पे। जब हाई टेम्परेचर पे हम इसको बर्न करते हैं तो ज़्यादा जो वेस्ट आपके हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके गैस में, आपके राख में, ऐश में, और उससे आपकी हीट जनरेट होती है। वो हीट का हम इस्तेमाल डिफरेंट सोर्सेज में कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है रिसाइकलिंग मेथड। ये भी बहुत अच्छा मेथड है। इसमें क्या होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारा है, सॉलिड वेस्ट है, उसको हम रिसाइकिल कर दें, या तो रिसाइकिल करके न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दें या रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर दें। एग्जांपल तौर पे जैसे पेपर है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है दोबारा रिसाइकिल करके। प्लास्टिक है, ग्लासेस हैं, मेटल है, इन सब की रिसाइकलिंग हो सकती है, आसानी से किया जा सकता है। कंपोस्टिंग, ये भी एक अच्छा मेथड है, ये नेचुरल प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपका सॉलिड वेस्ट है, जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट है, इसको हम डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला मेथड है वेस्ट टू एनर्जी। वेस्ट प्रोडक्ट से हम उसको एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर दें। तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसका इस्तेमाल करके हम वेस्ट प्रोडक्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, हीट है, इस सब में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला है हज़ार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। ऐसे कंपोनेंट या ऐसे सब्सटेंस जो कि इन्वायरमेंट के लिए और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, तो इसको चेंज किया नहीं जा सकता। तो इसकी हम कैसे प्रॉपर हैंडलिंग करके और इसको रिमूव करें या इसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ कर सकें। जैसे आपके डिफरेंट टाइप के केमिकल्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस होते हैं, इलेक्ट्रिक वेस्ट होते हैं, तो इनको हम कैसे हैंडल करें और कैसे इनको हम डिस्पोज करें ताकि इसका जो इम्पैक्ट पड़ना था इन्वायरमेंट और ह्यूमन पे, उनको मिनिमाइज़ किया जा सके या उसके रिस्क को कम किया जा सके। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एडल्ट्रेशन ऑफ फूड्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल। फूड सब्सटेंस में एडल्ट्रेशन कैसे होता है, क्या होता है, और एग्जाम्पल के साथ हमें इसको समझाना है। तो एडल्ट्रेशन मतलब कि कोई भी ऐसे सब्सटेंस जिसमें या तो कोई ख़राब चीज़ मिला दी जाए या उससे कम वाली चीज़ मिला दी जाए या हानिकारक चीज़ मिला दी जाए, ये एडल्ट्रेशन कहलाता है। साधारण सा एग्जांपल आप समझ सकते हो कि जैसे दूध में पानी का मिलाना, तो ये तो खैर बज़ाहिर नुकसान नहीं करता, बट इसकी क्वालिटी कम हो जाती है,
और न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज़ होती हैं उसकी कम हो जाती है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सा है जो फूड के साथ एडल्ट्रेशन होता है। पहला है एडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क। मिल्क का एडल्ट्रेशन, पानी जब मिला दिया जाता है तो बज़ाहिर उसका वॉल्यूम तो इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, बट क्या होता है कि जो उसमें न्यूट्रिशन वगैरह होता है उसकी क्वांटिटी घट जाती है। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, कॉस्ट कम हो जाती है। और उसके साथ क्या क्या मिला सकते हैं, पानी के साथ साथ स्टार्च भी मिलाते हैं लोग, यूरिया भी मिलाते हैं, डिटर्जेंट्स हैं, फॉर्मेलिन हैं, ये सब ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी सेल्फ लाइफ तो बढ़ जाती है और लगता है कि वो दूध बहुत अच्छा है, बट उसके अंदर न्यूट्रिशन वगैरह की कमी होती है। अगर ये चीज़ मिला देते हैं तो हेल्थ पे भी अल्टीमेटली इफ़ेक्ट पड़ता है। दूसरा एडल्ट्रेशन देख लें, एडल्ट्रेशन ऑफ स्पाइस। जो आपके मसाले होते हैं उसमें भी एडल्ट्रेशन होता है, जैसे आपके टर्मरिक पाउडर है, चिली पाउडर है, ब्लैक पेपर है, तो इसमें भी मिलावट होती है। तो टर्मरिक पाउडर में जो मिलाया जाता है वो आपके सॉ डस्ट होता है, ऐसी चिली पाउडर होता है उसमें ब्रिक पाउडर मिला दिया जाता है, ऐसी ब्लैक पेपर है, ब्लैक डाई या कलर डाई का इस्तेमाल करके उसको एडल्ट्रेट किया जाता है। ऐसे ही आपका एडल्ट्रेशन ऑफ कुकिंग ऑयल्स जो होता है उसमें भी एडल्ट्रेशन होता है। डिफरेंट टाइप के आपके रिफाइंड ऑयल्स आते हैं, एडल्ट्रेशन के चांसेस होते हैं उसमें, क्योंकि लो क्वालिटी के ऑयल्स उसमें मिला के और उसको बेचा जाता है। ऐसे ही आपका एडल्ट्रेशन ऑफ हनी, शहद होती है उसमें भी एडल्ट्रेशन किया जाता है। शुगर सिरप आता है, हनी में मिला देते हैं, ऐसी कॉर्न सिरप आता है, हनी में मिला देते हैं, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और इससे लोग अच्छा मुनाफा कमाते हैं, बट ये ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। जो शुगर पेशेंट होते हैं उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे ही आपका एडल्ट्रेशन होता है, ग्राउंड जो कॉफ़ी होती है उसमें एडल्ट्रेशन किया जाता है। कौन से सब्सटेंस में मिलाए जाते हैं, चिकोरी होता है, रोस्टेड ग्रेन्स हैं, कॉफ़ी हस्क है, इसका एडल्ट्रेशन किया जाता है। तो आदमी अंदाज़ा नहीं लगा पाता कि इसमें मिलावट हुई है कि नहीं हुई है। अलग मेथड होते हैं जिससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें एडल्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसे ही आपके फ्रूट जूस होता है, व्हीट फ्लोर होता है, और इस सब में एडल्ट्रेशन किया जाता है। पार्ट बी का लास्ट क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन रोल ऑफ फाइबर्स इन आवर डाइट। फाइबर का हमारे भोजन में क्या रोल है, क्या इस्तेमाल है। तो डाइटरी जो फाइबर्स होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी एसेंशियल होते हैं, हमारे हेल्थ के लिए भी और हमारे डाइट को बैलेंस करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है मेजरली, और ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसका रोल देख लें क्या क्या है। तो पहला रोल है प्रमोट डाइजेस्टिव हेल्थ। फाइबर क्या काम करता है कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाए रखता है। कैसे? क्योंकि ये फाइबर जो होते हैं ये प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं और ये हमारे इंटेस्टाइन वगैरह में रहते हैं, तो इसके चलते क्या होता है, स्टूल जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, आसानी से ये इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं या ना के बराबर होते हैं। और ये क्या करता है, हमारे जो बॉवल मूवमेंट होता है उसको प्रमोट करता है, उसके मूवमेंट को बढ़ाने का भी काम करता है। तो इसके चलते जो हेमरॉयड होने की संभावना होती है वो भी कम हो जाती है। ऐसे ही आपके एड इन वेट मैनेजमेंट, अगर किसी का वेट बढ़ रहा हो तो फाइबर की क्वांटिटी अगर ज़्यादा ले, वो फाइबर फूड ज़्यादा ले, तो वेट उसका लॉस हो सकता है, क्योंकि ये डाइजेस्ट कम होते हैं। तो डाइजेस्ट कम होंगे तो स्टमक में रहेंगे तो आपको लगेगा कि ये हमारा पेट भरा हुआ है, और उसके चलते आप कम भोजन लोगे और आसानी से अपने वेट को मैनेज कर सकते हो। कम खाओगे, कम कैलोरीज लोगे, इनटेक करोगे, और आपका वेट अल्टीमेटली रिड्यूस हो सकता है। ऐसी कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, ये फाइबर का इस्तेमाल ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जो आपके सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं जैसे ओट्स, लेगूम्स हैं, फ्रूट्स, इस सब में पाए जाते हैं, ये क्या काम करते हैं, आपके जो ब्लड का शुगर का लेवल है उसको रेगुलेट कराते हैं, क्योंकि ये ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करता है या रोकने का काम करता है। ऐसे ये लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल, फाइबर्स क्या काम करते हैं, आपके जो लोअर कोलेस्ट्रॉल होता है LDL, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी हम जानते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन फुल फॉर्म होता है, और इसके क्या काम करता है कि ये फाइबर LDL को कम करता है हमारे ब्लड में। अगला पॉइंट है मेंटेन हेल्दी गट माइक्रोबायोटा।
तो डाइटरी जो फाइबर्स होते हैं एज ए प्रोबायोटिक वर्क करते हैं। डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया, आपने सुना होगा कि गुड बैक्टीरिया होता है, बैड बैक्टीरिया। तो जो गुड बैक्टीरिया होता है उसके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, काफ़ी बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो वो जो माइक्रोबायोटा होता है एज ए प्रोबायोटिक, चूँकि ये वर्क करता है आपका डाइटरी फाइबर, तो उसके गट में जो उपस्थित बैक्टीरिया होता है उसके लिए फ़ायदेमंद होता है, और इसके चलते हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत होता है। प्रमोट ओवरऑल हेल्थ, जो डाइटरी फाइबर्स हैं अदर जो आपकी डिजीज़ हैं उसको रोकता है, होने से रोकता है। जैसे आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है और कोलोन कैंसर है। तो इन सब को ये क्या काम करता है, इनके होने को रोकने का काम भी ये करता है।